चलो, सारा काम हो गया है। अब जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती। अरे ओ महारानी, कहाँ चली? हमें और दो गर्मा गर्म परोठे देकर जा। हाँ, और मेरी वो सफेद शर्ट भी इस्त्री करके रख देना। लेकिन माँ जी, देवर जी, मुझे ऑफिस जाने में काफी देर हो रही है। आधे घंटे में मीटिंग शुरू भी हो जाएगी, और अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंची तो मेरे बॉस मुझे खूब डांटेंगे। अरे गोली मारो आपकी उस मीटिंग को, और जल्दी से हमें पराठे दे दो। देखिए देवर जी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। इस घर में मैं अकेली बहू नहीं हूँ। मोनिका की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं घर और बाहर दोनों जगह पर काम करती हूँ, इसीलिए इतना सब कुछ मैं नहीं संभाल सकती। मोनिका पार्लर गई है, और हाँ, उसके बारे में कुछ भी मत बोल। वो अमीर है, और अमीर लोग काम नहीं करते। उसने हमें दहेज में बहुत कुछ दिया है, लेकिन तूने क्या दिया है? हाँ, अरे कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन हमारे अखिल भैया को खा गई है औरत। इन्हीं की वजह से भैया की मौत हुई है। अखिल की मौत के लिए आप दोनों हर वक्त मुझे क्यों कोसते रहते हो? उनकी मौत एक हादसा थी, मैंने नहीं मारा है उन्हें। अरे तुझ जैसी पनौती बीवी होगी तो पति की मौत तो होगी ही ना। बड़ी आई मेरी मोनिका बहू के बारे में बोलने वाली। कम से कम मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, ना कि मेरी अमीर देवरानी की तरह अमीर बाप के पैसों पर राज करती हूँ मैं। अरे ओ दो कौड़ी की नौकरी वाली, ज्यादा अपना मुंह मत चला। मोनिका जैसी अमीर जिंदगी पाने के लिए तू जिंदगी भर काम भी करेगी ना, तो भी उतने पैसे नहीं कमा पाएगी। अपनी तुलना उससे मत कर। अब जा यहाँ से, और जो कहा है वो कर। नालायक कहीं की। काव्या और अखिल अपनी छोटी बेटी परिधि के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से अखिल की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और फिर काव्या अपनी अमीर देवरानी मोनिका, देवर दीप और सास यामिनी के साथ ही रहती है। लेकिन वो तीनों उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। ऐसे ही एक दिन, चाची चाची, मुझे भूखी भूखी लगी है, कुछ बना दो ना। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे खाना नहीं दूंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चाची? बताओ ना। तुम्हें जाकर सिंक में रखे हुए सारे बर्तन धोने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें खाना दूं। लेकिन चाची, मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते, और मेरा हाथ भी नहीं पहुंचेगा वहां तक। अरे कोई बात नहीं परिधि, मैं हूं ना। मैं तुम्हें स्टूल दूंगी, फिर उस पर चढ़कर तुम अच्छे से बर्तन साफ कर देना। बहुत आसान है ये काम, तुम तो जल्दी से सीख जाओगी। चलो ठीक है चाची, चलिए। फिर मोनिका परिधि को स्टूल पर खड़ा कर दी, और वो उससे बर्तन धुलवाने लगी। फिर कुछ देर बाद परिधि स्टूल से गिरने ही वाली होती है कि तभी वहां पर काव्या आकर उसे बचा लेती है। परी, हे भगवान, मेरी बच्ची, अभी आपको चोट लग जाती बेटा। और बेटा, मैं जानती हूँ कि आपको रसोई रसोई खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये बर्तन धोने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसे कोई करता है क्या? अरे मम्मा, वो मुझे चाची ने कहा था कि जब मैं बर्तन धोऊंगी तभी वो मुझे खाना देगी, इसीलिए मैं ये काम कर रही थी, और उन्होंने ही मुझे स्टूल पर खड़ा कर दिया। क्या? परिधि की बातें सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है, और वो सीधे यामिनी और मोनिका के पास जाती है। मेरी छोटी बच्ची से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या मोनिका? और वो भी बस खाना देने के लिए तुम उससे काम करवा रही थी। छी, कितनी घटिया औरत हो तुम। देखिए काव्या भाभी, आप तो बस मुझसे रिश्ते में बड़ी हो, लेकिन औकात में नहीं। इसलिए आप मुझसे औकात में रहकर बात करो। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अगर तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ पर रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा, और पैसे भी देने होंगे, वरना निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास तो बस शानो शौकत है मोनिका, बस एक ही चीज की कमी है, और वो दिल है। अरे तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उससे भी ये सब करवाती क्या? मैं अनाथ हूँ,
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और आप माँ जी, आखिर आप कैसी दादी हो? अरे आपकी ये लाडली बहू अपनी पोती से काम करवा रही थी और आपने इसे कुछ भी नहीं कहा। अरे क्या कहूँ मैं इससे? इसने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। अगर तुम दोनों को यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और परिधि अभी इतनी छोटी भी नहीं रही। 2 बर्तन धो दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात? घर के ही बर्तन थे, वो थोड़ी ना किसी के घर पे जाकर बर्तन मांज रही है। और नहीं तो क्या, अब तुम दोनों माँ बेटी की किस्मत में ऐसे ही गरीबों की तरह काम करना लिखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जाओ यहाँ से, और फालतू की बातों पर बहस करने के लिए हमारे पास मत आया करो। लानत है आप लोगों पर। कितनी घटिया सोच है आप दोनों की। फिर काव्या अपने हाथों से खाना बनाकर परिधि को खिलाती है और उसे सुलाने के बाद वो खूब रोती है। फिर अगले दिन ऑफिस में भी दिन भर उसकी आंखें नम ही रहती है। तभी उसके ऑफिस का कलीग अमित वहां पर आता है। क्या हुआ काव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं अमित, मैं ठीक हूँ। अरे झूठ मत बोलो यार, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। देखो कितनी नम हो चुकी है ये। अरे बाबा, बस आंखों में कचरा चला गया था और कुछ नहीं। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का ना काव्या? क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे टेंशन हो रहा है। अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ बाबा पक्का, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कुछ लगे तो मैं हूँ यहाँ पर, मुझसे बात कर लेना। कोई भी बात अपने दिल में दबाए मत रखना। हाँ अमित, शुक्रिया। दोनों माँ बेटे दीप और यामिनी लालच के चलते मोनिका के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और हर बात में बस उसका ही साथ देते हैं। ऐसे ही एक दिन मोनिका बहू, वो बाजार में एक नया साड़ी का दुकान खुला है और मुझे ना वहां से साड़ी खरीदनी है, एकदम महंगी वाली, ताकि मेरी सहेलियां जल के मर जाए। हे भगवान, ये बुढ़िया फिर से मेरा दिमाग खाने आ गई। इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे, दे देना बहू। माँ जी, वो मैं आपको पैसे तो दे देती, लेकिन दरअसल 2 दिन पहले ही मैंने पापा से बहुत पैसे मांगे थे। बहुत मोटी रकम थी और वो तो मैंने खर्च कर दिए। इसलिए अब मैं फिर से उनसे पैसे नहीं मांग पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, 1 से 2 हफ्ते तक रुक जाइए, फिर उसके बाद मैं आपको पैसे पक्का दे दूँ। पर बहू, अरे माँ जी, वो दुकान तो अभी खुली है ना, थोड़ी ना 2 हफ्तों में बंद पड़ जाएगी। मैंने एक जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहां से भी मुझे मुनाफा मिलने वाला है, वो भी एकदम मोटा वाला। फिर मैं आपको एक क्या 5-5 साड़ियाँ दिलाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा माँ जी। अरे वाह, 5 साड़ियाँ? ठीक है बहू, फिर तो कोई बात, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे याद से दिला देना। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। फिर यामिनी वहां से चली जाती। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो अपने सारे पैसे इस बुढ़िया और मेरे निठल्ले पति के ऊपर उड़ा दूं। मैं तो उन दोनों को अपनी अमीरी का लालच दिखाकर बस अपने काबू में रखना चाहती हूँ, लेकिन उन दोनों पर 1 रुपए का खर्चा भी नहीं करूंगी, बल्कि सारा खर्चा अपने उस काम पर जाने वाली जेठानी काव्या से कराऊंगी। फिर एक दिन, ये क्या है भाभी, इसमें तो पूरे 5,000 रुपए कम है, कहाँ गए बाकी के पैसे? अगर आपको और आपकी बेटी को यहाँ पर रहना है तो आपको पूरे पैसे देने होंगे। वो मोनिका, आने वाले महीने में परी का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने 5,000 कम दिए हैं। उसे नई ड्रेस खरीदनी है ना, केक भी लाना है, और वो चाहती है कि घर पर छोटी सी पार्टी भी हो, इसीलिए मैंने वो 5,000 रुपए बचा कर रखे हैं। लेकिन वो 5,000 रुपए मैं अगले महीने जोड़कर दे दूंगी। अरे लेकिन इस महीने के पैसे अगले महीने लेकर मैं क्या उसका अचार डालूं क्या? और यहाँ पर कोई जन्मदिन वगैरह नहीं मनाएगा,
और अगर आपको पता था कि चुटकी का जन्मदिन अगले महीने आने वाला है तो 5,000 रुपए ज्यादा कमा लेती या फिर कहीं से जुगाड़ कर लेती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी पूरे पैसे चाहिए। लेकिन मोनिका, तुम तो इतनी अमीर हो, उसके बाद भी पैसे पैसे कर रही हो। बोला ना एक बार, मैं 5,000 रुपए अगले महीने पक्का दे दूंगी। अरे थोड़ा तो रहम करो, इतनी बुरी कैसे हो सकती हो तुम? काव्या बहू, तू मोनिका से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मेरा अखिल जाने के बाद तू मेरी नजरों में मर चुकी है। इसलिए तू और तेरी बेटी, अगर तुम दोनों यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुझे पैसे देने होंगे, वरना भर अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से। आपका बेटा अगर ऊपर से देख रहा होगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी माँ जी। अरे मेरा तो जाने ही दीजिए, लेकिन अपनी पोती पर तो तरस खाइए। वो आपके ही स्वर्गवासी बेटे का खून है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हमेशा से एक पोता चाहिए था, पोती नहीं। इसीलिए तू ही संभाल अपनी बेटी को। फिर काव्या को ना चाहते हुए भी मोनिका को वो 5,000 रुपए देने ही पड़ते हैं, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती। फिर अगले दिन ऑफिस में पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। परी के जन्मदिन के लिए मैंने 5,000 रुपए रखे, लेकिन वो भी उस मोनिका ने ले लिए। बेचारी मेरी बच्ची, कितनी बुरी माँ हूँ मैं, अपनी बेटी का जन्मदिन तक नहीं मना पाऊंगी। तभी वहां पर अमित आता है। अरे ऐसे कैसे नहीं मना पाओगी तुम? परी का जन्मदिन है और उस दिन वो बहुत खुश होनी चाहिए। ये लो काव्या, ये 5,000 रुपए है, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अब इन पैसों के लिए मना मत करना, रख लो इसे। नहीं अमित, प्लीज ऐसा मत करो। मैं किसी से भी पैसे नहीं लेना चाहती। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी मैनेज, तुम फिक्र मत करो। अरे बाबा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम ये हमेशा हमेशा के लिए रख लो। उधार दे रहा हूँ, फिर तुम मुझे वापस लौटा देना। अब तो रख लो। ठीक है अमित, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये पैसे मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से मुस्कुराओ। फिर काव्या बहुत खुश होती है और अब वो अगले महीने में अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी ड्रेस खरीद कर देती है। आप तो एकदम परी के जैसी लग रही हो बेटा, आपको किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया मम्मा। और मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दोस्तों को पार्टी दोगी और हम सब खूब मस्ती करेंगे, लेकिन घर पर तो कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही मम्मा। हाँ बेटा, क्योंकि घर पर बर्थडे करने से चाची ने मना कर दिया है। लेकिन आप उदास मत होना, मैंने आपके दोस्तों को एक कैफे में बुलाया है, वहीं पर होगा आपका जन्मदिन और हम सब वहाँ पर खूब मजे करेंगे। ये आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो और आप दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। फिर एक दिन, ये लीजिए माँ जी, पूरे 50,000 रुपए है, जितनी खरीदारी करनी है कर लीजिए, लेकिन माफ करना हो, वो पैसे देने में 2 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया ना। अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहू, सच में तुझ जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो आप माँ जी। अब जाइए, जाकर इन पैसों को संभाल कर रख दीजिए और कल सुबह होते ही बाजार में चली जाइए और खूब शॉपिंग कीजिए। हाँ बहू, अब तो मैं यही करूंगी। फिर यामिनी अपने कमरे में जाकर वो पैसे अपने अलमारी में रख देती है। मैंने इस बुढ़िया को तो पैसे दे दिए, लेकिन मैं इन्हें वापस भी लेकर रहूंगी। आज रात ही मैं इस बुढ़िया के कमरे में जाऊंगी और वहां से सारे पैसे चुरा लूंगी और फिर अगले दिन सारा इल्जाम काव्या पर लगाऊंगी। फिर रात होने पर मोनिका वो सारे पैसे चुरा लेती है और वो जानबूझकर काव्या के कान का झुमका यामिनी के कमरे में गिरा देती है,
ताकि सारा शक उस पर चला जाए। फिर अगले दिन यामिनी पैसों को गायब देखकर बहुत डर जाती है। क्या पैसे गायब हो गए? हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो उसे अलमारी में रखा था। ना जाने रातों रात कैसे गायब हो गए। माँ जी, आपको अच्छे से याद तो है ना कि आपने वो पैसे अलमारी में ही रखे थे? हाँ बहू, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने वो पैसे अपने हाथों से ही रखे थे। फिर अचानक से पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? अरे ये क्या भाभी, ये तो वही झुमके हैं ना जो आपने कल पहने थे। लेकिन ये झुमके इस कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी अलमारी के पास में? इसका मतलब वो पैसे आपने ही चुराए हैं क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रूपल और नवीन दोनों अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो नवीन, मैंने आज तुम्हारी पसंद की पूरी सब्जी और शीरा लाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये, इसीलिए भाभी से कहकर बनवा लिया है मैंने। अरे यार रूपल, तुम क्यों हर रोज मेरे लिए एक्स्ट्रा खाना लाती हो और सुबह सुबह भाभी को क्यों परेशान करती हो तुम? अरे पागल हो क्या? इसमें कौन सी परेशानी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो क्या कॉलेज के चपरासी का ख्याल रखूंगी क्या? पागल कहीं के। अच्छा बाबा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो नवीन, तुम इस शहर में हॉस्टल में रहते हो और वहां तो तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा। इसीलिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है तुम्हारे लिए उतना जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान। लव यू। लव यू टू बाबू। अच्छा वैसी बेटी क्यों हो? खाना खिलाओ ना मुझे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर रूपल उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है तुम्हारी भाभी। हाँ नवीन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। बचपन में ही माँ और पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, जिसके बाद मैं अपने मामा के साथ गांव में रहा। लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद तुमने मुझे अकेला बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। मैं काफी ब्लेस्ड हूँ जो तुम मेरे साथ हो। और मैं भी नवीन, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, वाओ भाभी, क्या मजेदार बनी है ये गट्टे की सब्जी। हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ गया। पेट भर कर खाओ, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी फाइनल एग्जाम भी है ना। हाँ भाभी, वो तो है। बड़ी अजीब बात है। अरे रूपल, तुझे तो ये गट्टे की सब्जी इतनी पसंद नहीं थी ना, तो फिर आज तुझ में किसकी आत्मा घुस गई है जो तू इतने चाव से ये सब्जी खा रही है? हैं? ओफो माँ, पहले मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी पसंद है ना, क्योंकि अभी भाभी ने जो बनाई है और पहले उसे आप बनाती थी ना, इसीलिए मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी। रूपल, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे? ज्यादा खीकी खूखू मत कर, वरना एक मुक्का मारकर सारे दांत तोड़ दूंगी तेरे, करमजली कहीं की। फिर एक दिन जब रात में पल्लवी पानी लेने उठती है, तब वो रूपल के कमरे से उल्टी करने की आवाज सुनती है और फौरन उसके कमरे में चली जाती है। अरे रूपल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी उल्टी हो गई मुझे। हे भगवान, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से? तुमने जरूर बाहर का कुछ खराब खा लिया होगा, है ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं खाया मैंने, लेकिन उसके बाद भी। फिर पल्लवी उसे पानी देती है। ये लो, पानी पियो और आराम से बैठो यहाँ पर।
रूपल पानी पीती है और तभी उसे आराम मिलता है। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ रूपल, लेकिन फिर भी तुम ये गोली खा लो, इससे तुम्हें फिर उल्टी नहीं आएगी। और अब सो जाओ, सुबह तक तुम्हें और बेहतर लगेगा। थैंक यू भाभी। रूपल के हाव भाव काफी बदल चुके थे। फिर एक दिन कॉलेज के बाद रूपल और नवीन दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी रूपल इमली का पेड़ देखती है और उसका जी मचलने लगता है। मैं कुछ नहीं जानती नवीन, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और इमली तोड़ो मेरे लिए। मुझे ये इमली खाने का बहुत मन कर रहा है। मुंह से लार टपक रही है मेरी। प्लीज तोड़ो ना नवीन। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रूपल? या फिर तुमने मुझे कोई बंदर समझ के रखा है? हाँ, तुम मेरे बंदर ही हो। अब ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से ये इमली तोड़ो। अरे यार, तुम भी ना सच में कभी कभी तो एकदम बच्ची बन जाती हो। फिर नवीन उस पेड़ पर चढ़ता है और इमली तोड़कर रूपल को देता है, जिसके बाद रूपल उसे बड़े प्यार से खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। घर में भी रूपल के बदलाव देखकर पल्लवी को उस पर शक होने लगता है। वो दोनों जब जब शॉपिंग पर जाते हैं तब तब रूपल ढेर सारे पकवान खाया करती है और साथ ही उसे अब पहले से कुछ ज्यादा ही थकावट होने लगती है। भाभी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ। अरे, इतनी जल्दी सोने जा रही हो? क्या बात है रूपल? आजकल तुम पहले से कुछ ज्यादा ही थक जाती हो और खाना पीना भी तुम्हारा कितना चेंज हो गया है और तुम्हारी क्रेविंग्स भी कितनी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या भाभी, आप भी अब मन करता है तो खा लेती हूँ, उसमें क्या होता है? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। और तुमने सही कहा, जितना खाना है खाया करो और तुम जितनी फरमाइश करोगी मैं उतनी पूरी करूंगी। सो डोंट वरी, आखिर तुम मेरी ननंद हो और मुझे तो मेरी छोटी बहन जैसे लगती हो। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। इतना कहकर रूपल अपने कमरे में चली जाती है। हो ना हो, मुझे फिर भी दाल में कुछ काला लग रहा है। कल मैंने इसके बैग में इमली भी देखी थी। पहले तो ये 24 घंटे फुर्तीली रहती थी, लेकिन अभी जरा काम नहीं किया कि ये थक जाती है। और पहले तो 2 रोटियां खाने में भी इसे जान पर आता था, लेकिन अभी अभी तो ये फटाफट खा जाती है सब कुछ। और ये सारे लक्षण एक गर्भवती महिला के ही होते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रूपल की माँ शीला और पापा दिग्विजय की 50वीं शादी की सालगिरह होती है, तभी ओफो, मैं केक लाना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? मुझे 5 मिनट में एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग भी है। व्हाई फियर व्हेन रूपल इज हियर? अरे भाई, आप चिंता मत करो, मैं और भाभी जाकर केक लाते हैं। अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, अभी बाकी की सारी तैयारियां हो गई है। अभी तो बस केक लाना ही बाकी है और तुम अपना काम कर लो। मैं और रूपल जाकर केक लाते हैं। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू अकेली ही जाना। इस रूपल को यहीं पर रहने दे। अब जब घर पर मेहमान आएंगे तो कोई तो घर पर रहना चाहिए ना। अरे जाने दो ना शीला, क्या तुम भी? इन दोनों ने पहले ही बहुत काम कर लिया है। सुबह से तो ये दोनों किचन में ही है। फिर रूपल और पल्लवी दोनों केक लेने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में रूपल को उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान! रूपल, आंखें खोलो रूपल। टैक्सी, टैक्सी। फिर टैक्सी में बैठकर पल्लवी रूपल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां जाकर उसका चेकअप किया जाता है। और तभी वो दोनों ऐसी खबर सुनते हैं जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यस पल्लवी, तुम्हारी ननद गर्भवती है, वो भी 3 महीने की। क्या?
फिर रूपल और पल्लवी दोनों डॉक्टर के कैबिन के बाहर आते हैं और पल्लवी रूपल पर बहुत गुस्सा होती है। रूपल, ये सब क्या है? अरे तुम अपना होश खो बैठी हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब तुमने क्या कर दिया है? बिन बियाई गर्भवती हो चुकी हो तुम। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? भाभी, भाभी मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हुआ। कुछ महीनों पहले मैं और नवीन, हम दोनों जब कॉलेज ट्रिप पर गए थे तब हमने शराब पी ली थी और तभी शायद हम दोनों उस पल में कमजोर हो गए और ये सब उसी का नतीजा है। बाप रे, अब ये नवीन कौन है? नवीन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं भाभी। फर्स्ट ईयर से मेरा और उसका अफेयर चल रहा है। वो हॉस्टल में रहता है। वो एक अनाथ लड़का है। गांव में उसके मामा रहते हैं और वो यहाँ पर पढ़ने आया है। देखो रूपल, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो भी किया है सब नादानी में किया है और नशे की हालत में किया है, लेकिन ये सब सरासर गलत है, बहुत गलत। सोचो जब घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। मुझे बहुत डर लग रहा है रूपल। मुझे भी भाभी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूं? भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हो ना, तो आपको मेरा साथ देना होगा, वरना घर वाले मेरी जान ले लेंगे। मेरी मदद कीजिए भाभी, मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। फिलहाल तो हम दोनों घर चलते हैं और आगे क्या करना है ये हम कल देख लेंगे। आज माँ जी और पापा जी की एनिवर्सरी है। फिर रूपल और पल्लवी दोनों केक लेकर घर जाते हैं और दिग्विजय और शीला की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। उस बीच वो लोग देखते हैं कि पल्लवी और रूपल बहुत चिंतित लग रहे हैं। अरे पल्लवी बहू, तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या बात है रूपल? हाँ बहू, अरे आज खुशी के माहौल में तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ माँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगले दिन पल्लवी रूपल के साथ नवीन को मिलने जाती है और वो उसे खूब सुनाती है। माफ कर दीजिए पल्लवी भाभी, लेकिन हम दोनों में जो भी हुआ है वो सब गलती से हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अब इस गलती की भरपाई कैसे करोगे तुम दोनों? अरे नशे की हालत में इतनी हद कैसे पार कर सकते हो तुम दोनों? अब इस सब का अंजाम क्या होगा ये तो तुम दोनों को भी पता है। अरे अभी तक तुम दोनों ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आगे कैसे करोगे तुम? भाभी, प्लीज कोई सॉल्यूशन दीजिए। अब आप ही हमारी मदद कर सकती हो। हाँ पल्लवी भाभी, ठीक है, तो तुम दोनों को जिम्मेदार होकर एक दूसरे के साथ शादी करनी पड़ेगी, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। एक बार तुम दोनों ने शादी कर ली तो परिवार वाले क्या, कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? शादी? हाँ नवीन, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले तो मारेंगे और पीटेंगे ही, लेकिन बाद में ना चाहकर भी हमारी शादी को और इस बच्चे को स्वीकार कर ही लेंगे। ठीक है, मैं अपने मामा से बात करता हूँ। आज तो बात नहीं हो पाएगी, कल पक्का करूंगा। आप दोनों मुझे कल इसी जगह पर मिलना। ठीक है नवीन, लेकिन मैंने तुमसे जो भी कहा है उसे अच्छे से ध्यान में रखना। बाय नवीन। बाय रूपल, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो दोनों फिर नवीन को मिलने जाती है तब उस बिल्डिंग का वॉचमैन बताता है कि नवीन गांव जा चुका है। क्या? वो गांव चला गया? ओह गॉड। भाभी, नवीन का तो फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ बता रहा है। शांत रहो रूपल और मुझे ये बता,
कि वो कौन से गांव में रहता है, कहाँ पर है उसका घर। नहीं भाभी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैंने उसे कभी पूछा ही नहीं। इसका मतलब वो हालातों से डरकर भाग गया। अब वो वापस नहीं लौटेगा रूपल। नहीं, नवीन ऐसा नहीं कर सकता भाभी। अब मैं क्या करूंगी? इस मुसीबत भरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो रूपल, अब तुम्हें घर वालों के सामने एकदम नॉर्मल रहना पड़ेगा और साथ ही अपने क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना होगा। और इस बात का ख्याल रखना होगा कि घर वालों को तुम पर कोई शक ना हो, जैसे मुझे हुआ था। समझ गई ना? हाँ भाभी, समझ गई मैं। नवीन से मिले इस धोखे के कारण रूपल अब बहुत दुखी होती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जब रूपल के भाई अभिजीत को उसकी एक फाइल नहीं मिलती, तब वो उस फाइल को अपने पूरे घर में ढूंढने लगता है और तभी उसे रूपल के प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स हाथ लगते हैं, जिन्हें देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे जाकर रूपल को जोरदार थप्पड़ लगाता है। भाई, मैंने क्या किया? अरे अभी बेटा, क्या हुआ है? क्यों मारा उसे? अब बोलेगा भी? क्या हुआ है? ये देखिए, ये रिपोर्ट्स देखिए। ये नालायक बेशरम लड़की बिना शादी ब्याह के गर्भवती हो गई है। क्या? ये खबर सुनकर दिग्विजय और शीला के होश उड़ जाते हैं और पल्लवी और रूपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, क्या लिखा है रूपल की किस्मत में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना मत भूलिए और हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लीना अपने पति पूरब और सास उपासना के साथ रहती है। लीना का पति वैसे तो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन हाल ही में पूरब के हाव भाव काफी बदल चुके थे। एक रात जब लीना अचानक से जाग जाती है, तभी वो देखती है कि पूरब उसके बगल में है ही नहीं। ये क्या? पूरब कहाँ चला गया? वो भी रात के 2 बजे। पूरब, पूरब! लीना पूरब को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो जाकर अपनी सास को उठाती है। हे भगवान, ये लड़का इतनी रात को कहाँ चला गया? एक काम कर बहू, तू उसे फोन कर। माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैंने उसे फोन नहीं किया होगा? अरे मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। ना जाने किस चुड़ैल के पास जाकर मुंह मारने लगा है आपका सपूत। लीना बहू, ज्यादा मुंह मत चला। वो मेरा बेटा है और वो बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने की है। हाँ तो परवरिश भले ही आपने की हो, लेकिन अभी मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे माँ जी। फिर वो दोनों 2 घंटे तक उसका इंतजार करते हैं, जिसके बाद 4 बजे पूरब वापस आता है। पूरब बेटा, क्या हुआ है? कहाँ चला गया था तू? अरे आप तो कितने प्यार से पूछ रही हो माँ जी। और तुम पूरब आ गए मुंह मारकर? बताओ, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? और हम दोनों को इतनी रात को अकेला छोड़कर बाहर जाने में तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं के। लीना, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम जो कुछ भी कह रही हो या सोच रही हो, वो सब गलत है। मैं कहीं मुंह मारने नहीं गया था। मुझे वाकई में एक अर्जेंट ऑफिस का काम आ गया था, इसीलिए मैं ऑफिस चला गया था। वाह जी वाह! अरे तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दूध पीती हुई छोटी बच्ची हूँ क्या, जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा? और इतनी रात को ऑफिस कौन जाता है? ओफो लीना, अरे मेरा ऑफिस तो नाइट में भी चालू रहता है। नाइट शिफ्ट के लिए अलग से वर्कर है वहां पर। प्लीज जरा अपनी ओवर थिंकिंग कम कर दो यार, फॉर गॉड से। देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था
कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। अरे गलत और घटिया तो तेरी सोच है बहू। बड़ी आई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने वाली। फिर एक दिन जब लीना राशन वाले की दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, तभी अरे आई लीना भाभी, कुछ सामान लेना रह गया था क्या? कि परसों ही पूरब भाई सब सारा सामान लेकर गए थे। क्या? पूरब? और वो भी आपकी दुकान पर? लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया था? उसका क्या काम था यहाँ पर? अरे ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? दुकान में ग्राहक सामान लेने ही आएगा ना। वैसे उन्होंने ढेर सारा सामान खरीदा, A to Z सामान खरीदा है उन्होंने। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आखिर क्या सामान रह गया जो आपको आना पड़ा। लेकिन पूरब ने तो घर पर कोई राशन नहीं लाया। ये पूरब आखिर क्या कर रहा है? किसके लिए इसने राशन खरीदा होगा? फिर घर जाते समय लीना को रास्ते में ईशानी मिलती है, जो कि पूरब के ही ऑफिस में काम किया करती है। अरे लीना, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ईशानी, बस थोड़ी सी खरीदारी करने आई थी। अच्छा, और पूरब के साथ आजकल मजे चल रहे हैं कि नहीं? और ऐसा क्यों भला? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम ईशानी? क्या तुम भी लेना? अरे उसका टाइम शिफ्ट का ड्यूरेशन कम हो चुका है ना। अब वो दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट हुआ है, जहाँ के वर्किंग आवर्स 9 नहीं बल्कि 7 घंटे हो चुके हैं। वो तो रोज ऑफिस से जल्दी निकल जाता है, और अभी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रुकता भी नहीं है तफरी करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ईशानी की बातें सुनकर लीना का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर घर जाकर वो अपनी सास को सारी बातें बताती है। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं सही कह रही थी या गलत? आपका बेटा किसी और को राशन देता है। अरे वो तो ऑफिस से जल्दी निकलता है, लेकिन घर पर घंटों लेट आ रहा है। रात में तो अचानक से ऑफिस के काम के लिए बाहर निकल जाता है। ये सब क्या चल रहा है माँ जी? अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ बहू, बात तो एकदम सोचने वाली है। आने दे उसे आज तो मैं उसे अच्छे से पूछ कर रहूंगी। फिर रात में पूरब जब घर आता है, तभी उसे उपासना और लीना सवाल पूछने लगती है। बता बेटा, चुप क्यों हो गया तू? ओफो माँ, आप और लीना को क्या हो गया है? कितना शक कर रही हो आप दोनों मुझ पर। अरे आप दोनों जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने राशन अपने ऑफिस के एक गरीब और जरूरतमंद कर्मचारी को दिया है। अब पुण्य करना भी पाप हो चुका है क्या? क्या? हाँ लीना, और लीना प्लीज मेरा विश्वास करो बाबा, मैं क्यों किसी और के चक्कर में पड़ूंगा। तुम्हारे दिमाग में जो ख्याली पुलाव पक रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझ पर भरोसा करो लीना। कैसे भरोसा करूं पूरब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है। तुम झूठ कहते हो या सच? इस पर भी अब शक होने लगा है मुझे। इतना कहकर लीना अपने कमरे में चली जाती है। लीना, अरे लीना मेरी बात तो सुनो यार। लीना। फिर एक दिन जब उपासना हॉस्पिटल में अपने रूटीन चेकअप के लिए जाती है, तभी वो वहां पर पूरब को एक औरत के साथ देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन वो उतने में वहां से चला जाता है। ये क्या? ये तो पूरब ही था, लेकिन ये किस औरत के साथ था? आखिर कौन थी वो? कहीं लीना बहू का शक सच तो नहीं है ना? फिर रात होने पर उपासना पूरब से अकेले में कहती है, पूरब बेटा, ये सब क्या चल रहा है तेरा? क्या मतलब माँ? आखिर आप कहना क्या चाहती हो? अब ज्यादा भोला मत बन। मैंने आज तुझे हॉस्पिटल में देखा था और तेरे साथ एक औरत भी थी। क्या? वो मैं नहीं था माँ, और ये हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोल पूरब, वो तू ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तूने यही सफेद शर्ट पहना था और वो तेरी ही गाड़ी थी।
जिसमें वो औरत बैठी थी, और फिर तो उसके साथ चला गया। लेकिन माँ, सफेद शर्ट तो नॉर्मली सभी लोग पहनते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं वहां पर नहीं था। चुप हो जा पूरब, मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे का झूठ पकड़ ही लेती है। तेरी शादी हो चुकी है, अब घर गृहस्थी बन चुकी है, और अपनी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी को ऐसे गैर औरत के पीछे पड़कर बर्बाद मत कर, समझा तू? ओफो माँ, क्या अभी सच में क्या से क्या सोच रही हो? जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, जबकि मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर नहीं था। चुप, एकदम चुप। जितना मैंने कहा है उतना कर। मेरी बातों को ध्यान से सुन और अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे। फिर एक दिन जब लीना का जन्मदिन होता है, तभी वह पूरब के आने का इंतजार कर रही होती है। कब से केक खाना है मुझे, ना जाने कब आएगा ये पागल लड़का। कितनी देर हो चुकी है, अब तक तो उसे ऑफिस से आ जाना चाहिए था। लगता है सीधे 12 बजे के बाद ही आएगा माँ जी, जब मेरा जन्मदिन खत्म हो चुका होगा। अरे इनका ऑफिस तो कितने जल्दी छूटता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घर पर कितने लेट आते हैं। सच में परेशान हो गई हूँ मैं अपने पति से। बहू, अब तो मुझे भी पूरब पर शक होने लगा है कि आखिर वो कहाँ पर जाता है और उसे इतनी देर क्यों लगती है। घर में तो मानो उसके पाँव ही नहीं टिकते हैं। राजों से भरा हुआ है आपका बेटा माँ जी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा। देखिए माँ जी, कल हम दोनों पूरब के ऑफिस के बाहर चले जाएंगे, छुपकर उसकी निकलने की राह देखेंगे, और जैसे ही वो ऑफिस के बाहर निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है तू, यही प्लान सही रहेगा। फिर अगले दिन उपासना और लीना दोनों मिलकर पूरब के ऑफिस के बाहर चले जाते हैं और छुपकर उसकी राह देखने लगती है। और जब वो बाहर निकलता है तब वो दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगती है। अरे ओ टैक्सी वाले भाई साहब, जल्दी जल्दी चलाओ ना, कहीं वो आगे निकलकर गायब ना हो जाए। और नहीं तो क्या। अरे टैक्सी चला रहे हो या बैलगाड़ी, जल्दी भगाओ। खाना नहीं खाया क्या सुबह का? अरे क्या मैडम आप भी, मैं तो अपनी टैक्सी फुल स्पीड में ही भगा रहा हूँ। तो फिर और स्पीड से भगा। आज तो पूरब की खैर नहीं, आज तो इसके सारे राजों से पर्दा उठा कर ही रहेंगे। बाय गॉड, अगर किसी लड़की का चक्कर हुआ ना, तो मैं पूरब और उस डायन का दोनों का कचुम्बर बनाकर रख दूंगी, बता दे रही हूँ माँ जी। फिर पूरब अपनी गाड़ी को रोककर एक घर में चला जाता है, और तभी उपासना और लीना भी खिड़की से झांककर देखने लगती है। लेकिन पूरब तो असल में अपने बचपन के दोस्त अतुल की देखरेख करने आया होता है। धन्यवाद पूरब भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हो। आप तो हर रोज अतुल को देखने आते हो, हमें जो जो चाहिए, जिस चीज की मदद हो सब देते हो। आधी रात को भी अतुल के लिए चले आते हो। इस कलयुग में आप जैसा दोस्त पाना बहुत मुश्किल है। सच में भाई साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद। शारदा भाभी, आप ये सब बोलकर मुझे पराया महसूस क्यों करा रही है? अतुल मेरी जान है। सारा सच अपनी नजरों के सामने देखकर लीना और उपासना हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों भी अंदर चली जाती है, और तभी पूरब, अतुल और श्रद्धा उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, उपासना, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ पूरब, वो दरअसल हमें तुम पर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा था, और इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो ये सब देखकर हमारा दिल भर गया बेटा। अतुल बेटा, ये सब क्या हो गया तुझे? मुझे माफ कर दो लीना, लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि माँ मेरी तरह ही अतुल पर बचपन से ही जान देती है, और वो पहले से ही हार्ट पेशेंट है।
इसीलिए मैंने घर पर अतुल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी ये रिकवर हो रहा है। पहले से इसकी तबीयत अब बहुत ठीक हो गई है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा बेटा। मैं तेरे लिए व्रत करूंगी, भगवान से बहुत प्रार्थना भी करूंगी। अब मैं समझी, उस दिन हॉस्पिटल में तेरे साथ शारदा थी और तूने राशन भी इन्हीं को ला कर दिया था। लेकिन पूरब, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं भी शारदा भाभी की मदद ही कर देती ना। आई एम सॉरी लीना। कोई बात नहीं, क्योंकि किसी अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है।